पश्चिमी देशों ने भारत की आर्थिक मजबूती को कमजोर करने के लिए जो चाल चली थी, वह अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है और भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाकर भारत की रफ्तार रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रतिबंध लागू होने और नायरा एनर्जी द्वारा यूरोप को तेल आपूर्ति बंद करने से पहले ही भारत की नायरा एनर्जी ने यूरोप भेजे जाने वाले तेल का रुख मोड़ते हुए उसे सीधे चीन पहुंचा दिया। यही नहीं, नायरा एनर्जी ने यूरोप को सप्लाई होने वाले डीजल और जेट फ्यूल को भी चीन में भेज दिया। दूसरी तरफ खाड़ी देशों से भारत को अपील मिल रही है कि वह उनसे तेल खरीदे, यानी रूस से कच्चा तेल लेना जारी रहेगा और अब सऊदी अरब, इराक व यूएई से भी भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिलने वाला है। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच आर्थिक रूप से मजबूत देश सिंगापुर ने भारत के साथ आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया है। उन्हें न तो ट्रंप के टैरिफ की चिंता है और न ही यूरोपीय देशों के प्रतिबंध की। सिंगापुर 4.6 अरब डॉलर का बड़ा निवेश भारत में करने जा रहा है। दोस्तों, पश्चिमी देशों को अब भी लगता है कि वे दुनिया को अपने इशारों पर चला सकते हैं, लेकिन समय बदल चुका है, आर्थिक गलियारे बदल चुके हैं और पुरानी रणनीतियां अब काम नहीं कर रही। वैश्विक ताकत का संतुलन भी बदल रहा है। अमेरिका का SWIFT पेमेंट सिस्टम और डॉलर दोनों ही दबाव में हैं और एक ऐसा मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम सामने आ रहा है जिस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं होगा। हालांकि कुछ देश अब भी वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पर चलते हैं, लेकिन ज्यादातर विकासशील देश अब अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है, जिसने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ यह साबित कर दिया है कि हम अपने हित में निर्णय लेंगे, चाहे पश्चिमी देशों की राय कुछ भी हो। दिलचस्प यह है कि पश्चिमी ताकतें जितनी कोशिश भारत, रूस और चीन को अलग करने की कर रही हैं, उतनी ही यह तीनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रूस, भारत और चीन के बीच RIC, रूस इंडिया चाइना नाम का एक त्रिकोण आकार ले रहा है, जो वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की स्थिति में आ सकता है। कुछ समय पहले तक इसके पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन अब हालिया घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि यह त्रिकोण सक्रिय हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए तो 1 मिनट का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। इसकी मिसाल हाल ही में तब देखने को मिली जब नायरा एनर्जी ने चीन को डीजल और जेट फ्यूल की बड़ी खेप भेजी। यह 2021 के बाद पहली बार है जब भारत ने यूरोपीय प्रतिबंधों के बीच चीन को पेट्रोलियम उत्पाद बेचा है। दरअसल पिछले महीने यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के बहाने भारत की नायरा एनर्जी को सीधा निशाना बनाया और चेतावनी दी कि अगर भारत रूस से खरीदा गया तेल रिफाइन करके उन्हें बेचता है तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यूरोप का तर्क था कि भारत रूस से एनर्जी लेकर उसकी आर्थिक मदद कर रहा है और इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन भारत ने जब स्थिति को बारीकी से देखा तो पाया कि यूरोप खुद रूस से LNG यानी प्राकृतिक गैस खरीद रहा है, जबकि भारत को इसी रूस से तेल और गैस लेने से रोक रहा है। इससे साफ हो गया कि यह भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश है। यूरोप के बैन से शुरुआत में नायरा एनर्जी को दिक्कत हुई,
लेकिन उन्होंने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और नए ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी। नतीजतन कुछ समय पहले उन्होंने ओमान में पेट्रोलियम भेजा और अब यूरोप के लिए तैयार डीजल जेट फ्यूल चीन भेज दिया है, जिसमें 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल शामिल है। यह वही काम है जो पिछले 4 सालों में नहीं हुआ था और अब हो रहा है। इससे साफ है कि भारत चीन की नजदीकी बढ़ रही है, जबकि रूस से भारत के संबंध तो पहले से ही मजबूत हैं। रूस से डिस्काउंट पर ऑनायल लेकर रिलायंस ऑफ नायरा, तो भारत क्यों यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिबंध माने। इसके साथ ही अब गल्फ देशों का दरवाजा भी भारत के लिए खुल चुका है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देश चाहते हैं कि भारत उनसे तेल खरीदे। भारत पहले भी इन देशों से तेल लेता रहा है, लेकिन अब यह खरीद और बढ़ सकती है। खासकर सऊदी अरब अगले 7-8 महीनों में भारत की तेल रिफाइनरी में बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसका काम शुरू हो चुका है और वे बीपीसीएल व ओएनजीसी में निवेश करेंगे। इसके लिए रिफाइनरी की लोकेशन, साइज, लागत और फायदे का आकलन करने के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसके अलावा सिंगापुर ने भी भारत में $4.6 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है, जो उन्नत तकनीक, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलाइजेशन, कनेक्टिविटी, आर्किटेक्चर, स्किल ट्रेनिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में होगा। यह ऐलान तीसरे इंडिया सिंगापुर मिनिस्टरियल राउंड टेबल में हुआ, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष मंत्री मौजूद थे। अब सवाल यह है कि क्या चीन को डीजल और जेट फ्यूल भेजने का भारत का कदम सही है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़ सकें। और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।